Welcome to Aisha Smart Zone, and today in this video we are going to discuss CS 507 final term important lectures. So CS 507 के lectures हम तमाम discuss करेंगे final term के जो भी important question previous paper के point of view से होंगे और जो भी important चीजें होंगी वो सारी इस series के अंदर discuss की जाएंगी। CS 507 का पेपर आपको किस तरह से तैयार करना है, final term में आप अच्छे marks किस तरह से ले सकते हैं, वो तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 19 है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन या सिस्टम डेवलप करने के लिए डिजाइन बनाना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? ताकि हमें पता हो रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स का हमें पता होगा तो ही हम उसको इजीली हम बना सकते हैं। तो देखिए, ये सिस्टम डिजाइन किया हुआ, यहाँ पर ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने जो है वो डिजाइन किया हुआ है सिस्टम। अब यहाँ पर इसके बारे में लिखी हुई है थ्योरी। यूजर अकाउंट यूजेस चार्ट ऑफ अकाउंट्स access relevant accounts in order to prepare different vouchers according to the requirement। सो इसका बेसिकली पर्पस क्या है? इसका पर्पस इस डायग्राम का यही था कि रिकॉर्ड रखा जाए वेरियस ट्रांजैक्शंस का। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन तमाम ट्रांजैक्शंस का सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाए। तो उसके लिए हमने ये एक डिजाइन रेडी किया था। सो नेक्स्ट हमारे पास है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फाइनल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए। आपके पास एंटिटीज गिवन होती हैं और आपको उनका रिलेशनशिप बनाना होता है। एग्जाम में फाइनल टर्म में 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन ये लाजमी आता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ईआरडी क्या होता है कि ये एंटिटीज होंगी, उनके रिलेशनशिप इसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे। एंटिटी क्या होता है? अब कोई भी ऐसी चीज जो कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगा? वो एंटिटी कहलाएगा। और डायमंड सिंबल उनके रिलेशनशिप को शो करता है। जैसे ये डायमंड सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, ये इन एंटिटीज के रिलेशनशिप को यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये आपको 3 डॉट लाइंस शो हो रही है, ये हमारे पास क्या शो करती हैं? ये वन टू मैनी रिलेशनशिप को शो करती हैं। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ईआरडी यूज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फील्ड यूज रिकॉर्ड स्पेसिफिक डाटा को करने के लिए। अब यहाँ पर ये हमारे पास मैनेजर, बिल्डिंग रूम्स, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, ये भी हमारे पास एक रेस्टोरेंट की डिटेल है। The above figure shows the hotel booking system। होटल बुकिंग सिस्टम ये शो कर रहा है ये डायग्राम। Various records have been kept for each entity। हर एंटिटी के लिए डिफरेंट रिकॉर्ड है। हर एंटिटी का दूसरी के साथ रिलेशनशिप शो करवाया जाएगा थ्रू डायमंड डिजाइन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्लो। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन का किस तरह से फ्लो करवाया जाता है डिजाइन के थ्रू। अब कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन डाटा गिवन होता है, हम उसको डायग्राम के थ्रू उसका डिजाइन बनाकर बताते हैं, एक फ्लो के जरिए बताते हैं कि किस तरह से हम इस इंफॉर्मेशन में क्या काम करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। नेक्स्ट वी हैव डिजाइन ऑफ डेटाबेस। अब डिजाइन ऑफ डेटाबेस के अंदर हमारे पास दो चीजें, एक है स्कोप एंड दूसरी है स्ट्रक्चर। तो स्कोप एंड स्ट्रक्चर को आपने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, आपने इसको जरूर पढ़ लेना है एक दफा। इसकी डेफिनेशन यहाँ आ सकती है आप लोगों को, या फिर इनका डिफरेंस आ सकता है। स्ट्रक्चर में हमारे पास बेसिकली वे डाटा को जिस तरह से हम स्टोर करते हैं, उसकी पार्टीशन करती हैं, सीक्वेंस बनाते हैं उनका, उन सबको हम स्ट्रक्चर के अंदर ले आते हैं। वेदर द डाटा इज लोकल और ग्लोबल, डाटा आपके पास लोकल हो ग्लोबल हो, उसको हम स्कोप के अंदर रखते हैं। Next, we have design of user interface. This phase involves determining the ways information system will interact with the user। अब ये वो phases है जिसमें क्या होगी? information interact करेगी user के साथ। Some of the elements are source documents to capture the raw data, हार्ड कॉपी आउटपुट रिपोर्ट्स इसके अंदर आती हैं, स्क्रीन की लेआउट आती है, इंक्वायरी स्क्रीन आती है, इंट्रोगेशन लैंग्वेजेस फॉर द डाटाबेस, ग्राफिक्स एंड कलर डिस्प्ले। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका बेसिकली पता चलता है कि यूजर के साथ इंटरेक्ट किस तरह कर रही है। वॉइस आउटपुट टू गाइड द यूजर टू आंसर द क्यूरीज। अब वॉइस आउटपुट जो कि गाइड करती है यूजर को कि किस तरह उसने क्यूरीज का आंसर देना है। स्क्रीन लेआउट फॉर द मैनिपुलेशन बाय द लाइट, पेन और माउस, आइकन्स ऑफ द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशंस। ये तमाम चीजें जो हैं ये क्या करती हैं? डिजाइन हम इनका इस तरह से करते हैं कि यूजर के साथ इनका इंटरफेस होना है, इनका यूजर के साथ इंटरेक्ट होना है
और यूजर इनको देखकर या पढ़कर इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर। फिजिकल डिजाइन अब क्या होता है, द लॉजिकल डिजाइन कन्वर्टेड फिजिकल डिजाइन इन दिस फेज। इस डिजाइन के इस फेज के अंदर, फिजिकल डिजाइन के अंदर क्या किया जाता है कि लॉजिकल डिजाइन को कन्वर्ट कर दिया जाता है फिजिकल डिजाइन के अंदर। ठीक है, ये आपने इसका पॉइंट याद रखना है कि हम फिजिकल डिजाइन में लॉजिकल डिजाइन को कन्वर्ट करते हैं। अब फिजिकल डिजाइन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ब्रेकिंग अप द लॉजिकल डिजाइन इनटू यूनिट्स। ये लॉजिकल डिजाइन को ब्रेक करता है, विच इन टर्न कैन बी डिकम्पोज फर्दर इनटू द इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स सच एज प्रोग्राम एंड मॉड्यूल्स। देन उसको इम्प्लीमेंट करता है प्रोग्राम एंड मॉड्यूल्स के अंदर। डिजाइन द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स का डिजाइन, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रोग्राम डेवलपमेंट, अब ये ऐसा प्रोग्राम डेवलपमेंट हमारे पास एक ऐसा फेज है जिसमें क्या किया जाता है कि कन्वर्ट किया जाता है डिजाइन को इनटू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक दफा एनालाइज कर लिया जाए, डिजाइन कंप्लीट हो जाए, तो सॉफ्टवेयर को हम कर देते डेवलप कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स और मोस्ट सूटेबल परचेज, जो कि बहुत ज्यादा जो परचेज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डेवलप कर देते हैं। अब इसमें प्राइमरी प्रोसीजर एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, ये कुछ एक्टिविटीज है, ये आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर डेवलपमेंट। प्रोसीजर डेवलपमेंट का क्या हो, इसमें हमारे पास डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम होती है, ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है, यूज केस एंड टेस्ट केसेस होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम्स होती हैं। ठीक है, डीएफडी भी डायग्राम है, ईआरडी भी डायग्राम है। यूज केसेस एंड टेस्ट केसेस के अंदर हमने डाटा को इस तरह से लिखना होता है कि हम उनके थ्रू ही डीएफडी और ईआरडी बना रहे होते हैं। यूजर मैनुअल, इट डिफाइंस द ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम, ये ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम को डिफाइन कर रहा होता है। यूजर मैनुअल, द मैनुअल आर जनरली फंक्शन रिलेटेड, ये हमारे पास जनरली फंक्शन रिलेटेड होती है। नेक्स्ट वी हैव टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या है, द पर्पस ऑफ दिस फेज टू आइडेंटिफाई as far as possibly any error and deficiencies in the system prior its final releases into the production use। तो टेस्टिंग के अंदर बेसिकली हम टेस्ट करते हैं, फाइंड करते हैं एरर्स को बिफोर प्रोसीजर। नेक्स्ट प्रोसीजर से पहले हम इसको ये फर्दर इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हम इसका टेस्ट करते हैं किसी भी सिस्टम का जो हमने डिजाइन किया है, तो उस चीज को हम टेस्टिंग में ले आते हैं। चेंज ओवर है, ये आप बेशक रहने दें। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो इसको आपने देखना। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर हमारे पास है रिमूवल ऑफ कोडिंग, लॉजिकल एरर्स और कोडिंग को रिमूव करना। लॉजिकल एरर डिस्कवर्ड इन द सिस्टम आर करेक्टेड, यानी जो भी हमने लॉजिकल एरर्स बनाए हैं सिस्टम के अंदर लिखे हैं वो लॉजिकली करेक्ट हो, उनका कोई सेंस बन रही हो, मेकिंग सेंस। मॉडिफिकेशन सिस्टम रीराइट चेंज इन द सिस्टम एनवायरनमेंट में नेसेसिटीज सिस्टम मॉडिफिकेशन, ये सिस्टम के इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस करता है जहां पर जरूरत होती है, मॉडिफिकेशन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्टिव मेंटेनेंस, चेंजेस माइट बी मेड टू इम्प्रूव द प्रोसेसिंग एफिशिएंसी, प्रोसेसिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्गुमेंट्स ऑफ वाटरफॉल। वाटरफॉल, अब वाटरफॉल मॉडल हमारे पास क्या करता है, प्लेस एम्फसाइज ऑन डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है सच एज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हम वाटरफॉल मॉडल के अंदर हमारे पास पाए जाते हैं। अदर मेथोडोलॉजीज, अगर हम दूसरी मेथोडोलॉजीज की बात करें तो उनके अंदर हमारे पास डी एम्फसाइजेशन होती है डॉक्यूमेंटेशन की, इनके अंदर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती इतनी। एंड वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो प्रेफर करता है फॉर द सिंपल एंड आर्ग्यूएबली मोर डिसिप्लिन्ड अप्रोच, बहुत ही डिसिप्लिन कंसाइज अप्रोच को ये क्या करता है, प्रेफर करता है। दिस मॉडल इटसेल्फ प्रोग्रेस लीनियरली थ्रू डिस्क्रीट, इसके अंदर डिस्क्रीट हम फंक्शन यूज करते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेन फेजेस, और फेजेस को बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया जाता है एंड इज दस इजी टू अंडरस्टैंड, और वो आसान होता है समझना भी हमारे लिए। तो वाटरफॉल मॉडल हमारे पास क्या करता है, बेसिकली ये आपने इसका पॉइंट यहाँ पर याद करना है। और ये डिस्क्रीट, लीनियरली थ्रू डिस्क्रीट, इसके अंदर जो होता है वो प्रोग्रेस की जाती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड इजी मार्केबल माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ये मार्केबल डेवलपमेंट प्रोसेस को दिखाता है हमें। देन कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए वाटरफॉल मॉडल के ऊपर, जिसकी वजह से, जिसकी बेसिस के ऊपर हमने कुछ दस मैनी अदर एसडीएलसी मॉडल्स हैव बीन डेवलप, तो बहुत सारे दूसरे एसडीएलसी मॉडल्स को डेवलप किया गया। सो बहुत सारे जो हमारे फेजेस थे उनमें डिफरेंस लाया गया
एंड वेरियस स्टैंडर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंस उनमें आ गया। तो ये आप लोग इसका आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है इंक्रीमेंटल मॉडल। अब इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है? सबसे पहले आपने इसमें से देखने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जो सिस्टम डेवलपमेंट थी उसको ब्रो कर दिया गया मिनी डेवलपमेंट्स के अंदर। पार्शियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, सक्सेसफुली बिल्ड प्रोड्यूस अ फाइनल टोटल सिस्टम। टोटल सिस्टम बनाने के लिए हमने उसको छोटे छोटे पहले पार्शियल सिस्टम्स बनाए एंड देन अपना एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई, रिक्वायरमेंट्स टैकल्ड अर्ली ऑन। जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, जो भी एरर्स आते थे, उनको पहले ही देख लिया जाता था। Once an incremental portion is developed, requirements for the increments are frozen. So ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से ये आपने देख लेने हैं इंक्रीमेंटल मॉडल एवोल्यूशंस। अब इंक्रीमेंटल मॉडल की एवोल्यूशंस, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये आप लोगों ने यहाँ से करने हैं। इनके बेनिफिट्स: रिड्यूस द रिस्क, वर्किंग फंक्शनैलिटी उसकी क्या थी, वो ज्यादा बेहतर थी। क्लाइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी थी उसके अंदर। स्कोप उसका छोटा था फॉर चेंजिंग द रिक्वायरमेंट्स। क्रिटिसिज्म: larger picture cannot be seen until the entire system is built। जब एक बड़ी पिक्चर हमें तब तक नहीं दिखाई देती जब तक कि एक एंटायर सिस्टम नहीं बिल्ड होता। तो मुश्किल था एक बड़े सिस्टम को ब्रेक करना एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स की बहुत ही अर्ली स्टेज के ऊपर उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता था। प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू डिटरमाइन द रीजनेबल इंक्रीमेंट्स। सो नेक्स्ट हमारे पास लाया गया आइट्रेटिव मॉडल। आइट्रेटिव मॉडल में अब क्या बेनिफिट्स थे कि ये हर जो स्टेज था उसके ऊपर क्या करता था, हर स्टेज के ऊपर आइट्रेशन होती थी। हर स्टेज के ऊपर ईच आइट्रेशन कंसिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एग्जीक्यूटेबल सबसेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट से पहले ही उसकी तमाम उसको एनालाइज करना, उसका आइट्रेटिव मॉडल के अंदर रेपिटेशंस की जाती थी। सो यहाँ पर इसके कुछ स्टेप्स हैं। द प्रोसीजर इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक स्टेप्स। तो इसके ये 3 बेसिक स्टेप्स आप लोगों ने करने हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास आइटरेटिव मॉडल एवोल्यूशन थी, उसके बेनिफिट्स हैं, ये भी आपने पढ़ने हैं। इंक्रीमेंटल वर्सेस आइटरेटिव, इंक्रीमेंटल वर्सेस आइटरेटिव भी देख लीजिएगा। दीज sound similar, the sometimes are equated but there is a subtle difference। इनके अंदर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। इंक्रीमेंटल ऐड टू प्रोडक्ट एट ईच फेज, इसके अंदर हर प्रोडक्ट जो थी प्रोडक्ट को ऐड किया जाता था हर फेज के अंदर। आइटरेटिव क्या था हमारे पास, रीडू द प्रोडक्ट्स एट ईच फेज। इंक्रीमेंटल के अंदर हम ऐड करते थे प्रोडक्ट हर फेज के अंदर, जबकि आइटरेटिव के अंदर क्या करते थे, हम रीडू करते थे, अगेन चेक करते थे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको अगेन वहीं पर सेट करने लग जाते। तो तब तक करते थे जब तक कि वो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर लेता। नेक्स्ट हमारे पास था सेपरल मॉडल। अब सेपरल मॉडल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज एन आइटरेटिव अप्रोच टू द सिस्टम डेवलपमेंट। अब ये भी एक मॉडल था जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर। द सिपरल मॉडल लाइफ साइकिल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिस्क एंड एनालिसिस। ये भी हमारे पास क्या था, एक कॉम्बिनेशन है वाटरफॉल मॉडल का। दिस मॉडल इज वेरी अप्रोप्रिएट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक अप्रोप्रिएट मॉडल है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स और लार्ज इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। सो सिपरल मॉडल के बारे में आपने थोड़ी सी डिटेल जो है वो यहाँ से ले लेनी है हैंड आउट से। इसके बारे में शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारा उसी के बारे में। ये देखिए यहाँ पर मॉडल बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। गुड फॉर अ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स के हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा फिट है। कस्टमर एवोल्यूशन अलाउज फॉर चेंज डीम्ड नेसेसरी फॉर और वुड अलाउ फॉर अ न्यू टेक्नोलॉजी एडवांस टू बी यूज। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी हम ऐड करना चाहें इसमें तो हम इसमें कर सकते हैं। किसी भी लेवल पर कहीं पर भी हमें कोई टेक्नोलॉजी ऐड करनी है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं।
रिस्क हम इसके अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट कंसीडरेशन ऑफ रिस्क ऑफ ऑल लेवल्स ग्रेटली रिड्यूस द प्रॉब्लम। अब हर लेवल पर हमें हमें कहीं पे भी किसी भी लेवल पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको वहीं पर फाइंड आउट करके वहीं पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमें एक बड़े लेवल पर जाकर सारी चीज़ों को चेक नहीं करना पड़ता, बल्कि जहाँ पर जो इशू होता है हम उसको ईजिली वहीं से टैकल कर सकते हैं। तो ये इसका एक बिग बेनिफिट था। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ वीकनेस है, डिफिकल्ट टू कन्विंस सम कस्टमर्स दैट एवोल्यूशनरी अप्रोच इज कंट्रोलेबल। तो ये डिफिकल्ट भी था, नीड टू कंसीडरेबल रिस्क असेसमेंट्स एंड इफ अ रिस्क इज नॉट डिस्कवर्ड प्रॉब्लम विल श्योरली अकर। सो इसकी वीकनेसेस को भी देख लीजिएगा। प्रोटोटाइपिंग अब क्या होती है? प्रोटोटाइपिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्विकली पुटिंग टुगेदर अ वर्किंग मॉडल इन ऑर्डर टू टेस्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम डिजाइन, गैदर अर्ली यूजर फीडबैक। तो प्रोटोटाइप के अंदर हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट में ही बिल्कुल जो काम स्टार्ट कर देते हैं, अपने किसी भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो हम पहले उसकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं। तो हम प्रोटोटाइपिंग को बेसिकली ट्रीट करते हैं एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस where it believes to reduce the project risk and cost। ये क्या करता है? ये reduce करता है प्रोजेक्ट का risk and cost, the various steps of the logical flow and डिप्लिट बिलो। अब ये इसके कुछ यहाँ पर हमारे पास डिफाइन यूजर्स रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलप प्रोटोटाइप, इंप्लीमेंट प्रोटोटाइप, यूज प्रोटोटाइप एंड बिल्ड एक्चुअल सिस्टम। अब एक्चुअल सिस्टम डेवलप होने से पहले हम उसकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं। प्रोटोटाइपिंग के अंदर ये चार हमारे पास इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, इनको आपने जस्ट इनके नेम एक दफा जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। अगर आपके पास प्रोटोटाइप का क्वेश्चन आता है कि प्रोटोटाइप में हम क्या करते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि ये 4 बेसिक स्टेप्स हम लोग करते हैं। किससे पहले? बिल्ड एक्चुअल सिस्टम से पहले हम चार ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे इतनी थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाई प्रोटोटाइप्स आर यूज्ड, क्यों इनको इस्तेमाल किया जाता है। सो हम प्रोटोटाइप को बेसिकली इसलिए भी डिजाइन करते हैं ताकि हम एक्चुअल सिस्टम बनाने से पहले हमें पता चल जाए कि हमारे सिस्टम में एक्चुअली होने क्या जा रहा है, हम बनाने क्या जा रहे हैं। उससे पहले एक प्री डिफाइंड जो चीज होती है ना, वो हमारे सामने आ जाती है इसमें। बेसिकली हम इसको बिल्ड करते हैं, टेस्ट अ फंक्शन फॉर द न्यू डिजाइन। कोई भी न्यू डिजाइन बनाने से पहले फंक्शन को टेस्ट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सारा डिजाइन बजाय इसके कि हम पूरा डिजाइन बनाएं और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी पड़े एंड टाइम कंज्यूमिंग, ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, तो उसके लिए हम पहले ही ये प्रोटोटाइपिंग कर लेते हैं, जिससे हमें बेसिकली आइडिया हो जाता है कि हमारे बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर होने क्या जा रहा है। अब नेक्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप है, ये भी आप लोगों ने करने हैं। एडवांटेजेस इसके तीन चार कर लीजिएगा। रिस्क ऑफ प्रोटोटाइप्स, इसके रिस्क क्या क्या है, तो ये भी आप लोगों ने इसमें से तीन चार पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 22 है, सिस्टम एनालिसिस। अब जो सिस्टम एनालिसिस होता है, ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में बिजनेस के प्रोसेस को, देयर लीकेज, इसके क्या क्या लिंक्स होंगे विद अनदर, एक दूसरे के साथ, द पैरामीटर्स गवर्निंग डाटा फ्लो विद इन द बिजनेस, द कंट्रोल एंड द चेक बिल्ड्स इनटू द प्रोसेस। बेसिकली बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर जो भी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती हैं, उसको एनालाइज करना, उसके अंडरस्टैंड करना, ये इस पर्पस के लिए हम इसको कह सकते हैं सिस्टम एनालिसिस करना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटराइज वर्सेस मैनुअल इन्वायरमेंट। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम जो था वो डिजाइन किया गया एंड डेवलप किया गया फॉर बोथ टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स, दोनों टाइप के इन्वायरमेंट्स के लिए, कंप्यूटराइज के लिए भी और मैनुअल इन्वायरमेंट के लिए भी। अब उसके कुछ यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस इज डन इन बोथ सिचुएशंस। अब डॉक्यूमेंट्स बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड के लिए बनाया गया। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ डाटा डॉक्यूमेंटेशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिनेटिंग, ये तमाम इसके पॉइंट्स हैं। अब द डिफरेंस बिटवीन, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था? अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब उसके कुछ रीजन यहाँ पर मेंशन है, ये आप लोगों ने रीजन देख लेने हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल था, इश्यूज इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का इशू था कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट के अंदर, डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम था मैनुअल के अंदर, एंड ऑटोमेटिक generation of specified reports in a computerized environment as opposed to manual data compilation। सो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनके डिफरेंस के, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। सिस्टम एनालिसिस नेक्स्ट वही चीज है। सिस्टम डिजाइन, सिस्टम को क्यों डिजाइन किया जाता है, आपने इसमें से जस्ट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम डिजाइन के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से, इसको बस पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिजाइनिंग फाइल्स और डेटाबेस। दिस सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस, डाटा accessibility is ensured to user is ensured as when required,
यानी कि यूजर को जब रिक्वायर्ड हो वो उसको देख सके डाटा को। डाटा कंसिस्टेंसी होती है, डाटा अपडेट रहता है इन मास्टर्स फाइल्स में, ऑटोमेटिकली अपडेट होता है इन द होल सिस्टम, पूरे सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो ये डाटा एफिशिएंसी, प्रोसीड एंड स्टोर, डाटा स्टोर रहता है, प्रोसीड करता है इजीली, इंटीग्रिटी दैट इज करेक्टनेस ऑफ द डाटा इंश्योर्ड, डाटा की करेक्टनेस का भी हमें पता होता है, सिक्योर रहता है डाटा, स्टोर रहता है, सेव रहता है। डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस, अब यूजर इंटरफेस के लिए क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन का मेथड होगा, उसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी विच कैन आइदर बी अ जनरल ऑटोमेटिकल बाय द सिस्टम और entered मैनुअली बाय द यूजर, नेम एड्रेस, और इस तरह से हम इसको एंटर कर सकते हैं। इस चैप्टर में जस्ट यही था। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ गुड सिस्टम डिजाइन। अब अच्छे सिस्टम डिजाइन के क्या बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन मॉडल, सिस्टम एनालाइज का हमने पिछले चैप्टर में देख लिया है। डिजाइन मेथड्स क्या क्या है हमारे पास वो भी हमने पढ़े हैं, लेकिन अगेन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन विच इंक्लूड वेरियस टूल्स, इसके अंदर वेरियस टूल्स होते हैं सच एज फ्लो चार्टिंग होती है, डाटा फ्लो डायग्राम होती है, DFD डाटा फ्लो डायग्राम हम ऊपर पढ़ के आए, DFD, ERD डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस एंड डिजाइन। स्ट्रक्चर एनालिसिस सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस एंड जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है इसके अंदर, हर चीज जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस वाइज होती है। फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास सिंबल्स होते हैं, एक हमारे पास स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होता है, इसके अंदर डिफरेंट हम डायग्राम्स का यूज करते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। एरोज, अब देखें यहाँ पर हमारे पास एरो, द यूजली डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द प्रोसीजर और द सिस्टम, इसका प्रोसीजर और सिस्टम के लिए हम इसको यूज करते हैं। इंश्योर द फ्लो चार्ट हैज लॉजिकल स्टार्ट एंड फिनिश, इसका क्या सिंबल होता है, इसको हम बेसिकली यूज करते हैं कि हम इंश्योर करते हैं कि फ्लो चार्ट के अंदर लॉजिकल स्टार्ट एंड फिनिश हो। टर्मिनेटर का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन को एंड करने के लिए ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज्ड इन कंजक्शन विद द टर्मिनेटर सिंबल, टर्मिनेटर सिंबल के साथ हम जस्ट एक लाइन को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, उसके लिए क्या पर्पस होता है इसका, डिसीजन के लिए हम कौन सी डायग्राम यूज करते हैं, ये आप देख सकते हैं। डायमंड टाइप रिलेशनशिप के लिए भी ये हम सिंबल यूज करते हैं, और इन फ्लो चार्ट में हम इसको डिसीजन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्टर, सर्कल की जो सिंबल होता है ये हमारे पास कनेक्टर के लिए यूज होता है। एंड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये फ्लो चार्ट के डायग्राम्स के सिंबल्स और इनके बारे में एक एक लाइन, ये जिस तरह यहाँ पर मेंशन है, इस तरह पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी आता है। लॉन्ग में ना तो 3 नंबर का शॉर्ट आ जाता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये सारे सिंबल्स आपको बनाने भी आने चाहिए। बनाने का तो खैर इतना इशू नहीं होता, क्योंकि वो तो हम वहाँ पर इजीली कुछ भी सिंबल्स होते हैं हम उन्हें उठा के जस्ट एज इट इज रख देते हैं, और उनके बारे में एक एक लाइन आपको इस तरह से पता होनी चाहिए। और कई दफा आपको क्या होता है कि आपको इनपुट आउटपुट का सिंबल बताना होता है कि कौन सा है, कई दफा आपको सिंबल्स गिवन होते हैं, आपको जस्ट उनके बारे में एक एक लाइन बतानी होती है। तो ये आप लोगों ने अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वी हैव लेक्चर नंबर 24, और इसमें भी हमारे पास ये सिंबल अभी हमारे चल रहे हैं, तो इनको आपने बस देख लेना है। ये देखिए यहाँ पर अब ये पूरी एक एग्जांपल है कि हम किस तरह किसी प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं, इश्यूज उसके किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अलावा हम उनको कनेक्ट किस तरह से करते हैं, कोई फेज जहाँ पर हम प्रोसीजर डिसीजन लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताई गई हैं। तो ये इस तरह से आपको एग्जाम्पल तो नहीं आएगी पेपर में, आपको जस्ट सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये हम फ्लो चार्ट के अंदर किस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस, द बेनिफिट्स फॉर द फ्लो चार्ट क्या होगा कि हमारी कम्युनिकेशन क्लियर होती है, हमें पता चलता है सिस्टम को देख के ही हमें एक जो भी हम फ्लो चार्ट बना होगा उसको हमें देखते ही पता चल जाएगा कि क्या डिसीजन मेकिंग हो रही है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या चीज यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। प्रोग्राम फ्लो चार्ट सर्व्स अ गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन हमें मिल जाती है प्रॉपर सामने, एक फ्लो चार्ट को देख के, डायग्राम को देख के हमें प्रॉपर सीक्वेंस समझ आ जाता है, बजाय इसके कि हम पूरे पूरे 3-4 पैराग्राफ्स को रीड करें, उसके रदर देन हमें हमारे पास एक फ्लो चार्ट बना हो, तो हम फ्लो चार्ट को देख के ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, बजाय इसके कि हम वो 4-5 पैराग्राफ्स को रीडिंग दें।
क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता, हम इजीली इसको कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस इसके क्या है, एफिशिएंट कोडिंग होती है इसके अंदर, प्रॉपर डिबगिंग होती है, हमें कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी नजर आ रही है तो हमें वो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई करके वहीं पर खत्म कर सकते हैं। एफिशिएंट प्रॉपर प्रोग्राम मेंटेनेंस, प्रोग्राम की मेंटेनेंस अच्छी होती है। डाटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी का अब क्या हमारे पास बेनिफिट्स हैं और उसके क्या क्या हमारे पास सिंबल्स होते हैं वो सारे यहाँ पर गिवन है। एंटिटी क्या है, रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ डाटा रिसीव्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम से हमें जो डाटा रिसीव होता है उसको हम कहते हैं प्रोड्यूस बाय द सिस्टम। ये सारे आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं। प्रोसेस के लिए हम कौन से सिंबल यूज करते हैं, अब ये सिंबल हमारे पास प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। रिप्रेजेंट द एक्टिविटी डेट ट्रांसफॉर्म और मैनिपुलेट द डाटा, जो भी एक्टिविटी डाटा मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है ये हम वहाँ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा फ्लो, डाटा फ्लो के लिए हम लोग ये एरो का इस्तेमाल करते हैं। डाटा स्टोर करने के लिए हम दिस सिंबल को यूज करते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव लेक्चर नंबर 25, जिसमें हमारे पास रूल्स फॉर डीएफडी, डीएफडी के रूल्स क्या क्या है हमारे पास। देयर शुड बी नो ब्लैक होल, ग्रे होल, एंड डू नॉट लीव थिंग्स अनलेबल्ड, चीजों को अनलेबल्ड जो हमने नहीं छोड़ना। द डीएफडी शुड नॉट इंक्लूड डाटा फ्लो दैट आर अनएसोसिएटेड विद द प्रोसेस। अब यहाँ पर आप लोग थ्री डायग्राम्स का प्रोसेस भी समझ सकते हैं, डाटा स्टोर टू एंटिटी और रिवर्स। यहाँ पर डाटा देखिए एंटिटी के अंदर स्टोर होता है और रिवर्स भी हो सकता है। एंटिटी टू एंटिटी डाटा का ये रिलेशनशिप आप लोग देख सकते हैं, डाटा स्टोर टू डाटा स्टोर का भी यहाँ पर ये रिलेशनशिप गिवन है। यहाँ पर इस बुक के अंदर बेसिकली आप लोगों को डायग्राम्स के ऊपर फोकस करना है, उनके सिंबल्स के ऊपर फोकस करना है, किस तरह से कौन से डायग्राम किस तरह से हम उसको ड्रॉ करते हैं। अगर हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो उसमें कौन से सिंबल यूज होते हैं, ईआरडी डायग्राम यूज करते हैं तो उसमें रिलेशनशिप किस सिंबल के साथ ड्रॉ होता है, उसके अंदर हम किस तरह से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बना सकते हैं, डीएफडी हम किस तरह बना सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को फोकस यहाँ पर आपको करना है। आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का मेन पॉइंट्स होगा वो यही होंगे, डीएफडी, ईआरडी एंड दिस ऑल दिस टाइप ऑफ डायग्राम्स। और कुछ आपके पास थियोरेटिकल भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास ये जो छोटे छोटे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और डिफाइंस और इस तरह की चीजें हैं, ये सारी आप लोगों के पास आएंगी शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आपने इसको अच्छी तरीके से उसी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अब नेक्स्ट ये सारी एक एग्जांपल दी गई है और उस एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग इनको देख लें एक दफा अगर आप लोग देखना चाहते हैं। यहाँ से एंटिटीज क्या होती हैं, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है यहाँ पर आ रही। एंटिटी क्या होती है, कोई भी फिजिकल अपीयरेंस जो हमारे पास होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो हमारे पास एंटिटीज होती हैं। एंटिटी सेट एंड एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, वैल्यू सेट क्या होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है एंटिटी सेट। अब एंटिटी सेट क्या होता है, ऑल एंटिटीज इन एन एंटिटी, एंटिटीज के अंदर जितनी भी तमाम एंटिटीज के अंदर जितनी भी एंटिटीज पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं सेट हैव द सेम एट्रीब्यूट्स। अब उनके सेम एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइक नेम, एड्रेस, डाटा एंड डेट ऑफ बर्थ, ऑल दिस टाइप ऑफ डाटा। ये हमारे पास क्या होगा, ये उनके एट्रीब्यूट्स होंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। Each entity has the set distinct attribute by which it can be easily identified. अब हर एंटिटी के अंदर एक ऐसा सेट होगा जिससे वो इजीली आइडेंटिफाई उसको किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीएनआईसी नंबर एंड एम्प्लॉय नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, बर्ड इज अ एंटिटी, द क्लास ऑफ बर्ड इज एंटिटी सेट, द कलर ऑफ बर्ड इज एन एट्रीब्यूट। अब जितने भी कलर्स उसके अंदर आ जाएंगे वो सारे एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। क्लास ऑफ बर्ड्स की हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी एंटिटी सेट हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है वैल्यू सेट। ईच एट्रीब्यूट हैज अ वैल्यू सेट, हर एंट्री सेट के अंदर एक वैल्यू सेट होता है। फॉर एग्जांपल रेंज ऑफ एज allowed for employees is between 18 and 60. We can specify the value set of age attributes of the employees to be the number between। अब हम इसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे 18 and 60 के अंदर, तो हमारे पास ये वैल्यू ऑफ सेट्स है, यानी कि हमने इसी डोमेन के अंदर रखना है, इससे बाहर नहीं जाना। 60 से अबव एम्प्लॉय की एज ना हो और 18 से लेस ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है एट्रीब्यूट टाइप्स। अब एट्रीब्यूट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, सिंगल एंड कॉम्पोजिट, सिंगल मल्टीपल वैल्यूड, नल एंड डिराइव वैल्यूज। अब ये सारी वैल्यूज इसकी क्या है, ये टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट है। इन सबको आपने एक एक दफा रीडिंग दे लेनी है। रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप इज द एसोसिएशन अमंग द एंटिटीज, एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं। देखें टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप,
अब वन टू वन रिलेशनशिप भी होता है, रिलेशनशिप को हम डायमंड सिंबल के साथ शो करवाते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप होता है यानी वन सुपरवाइजर कंट्रोल वन डिपार्टमेंट, एक सुपरवाइजर एक ही डिपार्टमेंट को कंट्रोल करा है, ये वन टू वन रिलेशनशिप हो गया। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होगा कि मोर देन एम्प्लॉयज वर्क इन अ वन डिपार्टमेंट, अब एक डिपार्टमेंट के अंदर एक से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, वन टू मैनी रिलेशनशिप या मैनी टू वन का आप कह सकते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास मोर देन एम्प्लॉयज कैन वर्क मोर देन वन प्रोजेक्ट, अब बहुत सारे एम्प्लॉयज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो वो हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा। अब इनके डायग्राम्स आप लोग गौर से देख लीजिएगा, ये चीज आपने देखनी है कि ये देखिए ये वन टू वन का रिलेशनशिप था तो हमारे पास डायग्राम में ये सिंबल यूज होगा। जब हमारे पास मैनी टू वन का होगा तो ये देखिए दिस सिंबल इज फॉर सिंगल एंड ये हमारे पास मैनी के लिए इस्तेमाल होगा, जहां पर हमारे पास ये तीन एरोज होंगे। ये हमारे पास ये थ्री, इस साइड पे भी थ्री, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप होगा मैनी टू मैनी का। टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशंस, टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशंस को आप लोग रीडिंग देना अगर देनी है, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल्स के बारे में फिर से आ गई चीजें। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं ये हमने बहुत दफा आगे पीछे डायग्राम्स देख ली, अब तो आपको देख के पता चल गया होगा कि इसमें हमारे पास एंटिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं और एक लाइन होती है जिसके साथ हम इनको कनेक्ट करते हैं। डबल इलिप्स क्या होते हैं, ये डायग्राम डबल इलिप्स की रिप्रेजेंट द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की, अब जो भी हमारे पास प्राइमरी की होती है उसको हम अंडरलाइन करते हैं, वो इस तरह से अंडरलाइन होगी, जो भी वैल्यू आपके पास अंडरलाइंड आ जाए समझ लें कि वो प्राइमरी की है। डैश इलिप्स रिप्रेजेंट्स द ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। अब ये देखिए ये ईआरडी डायग्राम हमारे पास बनी हुई है, ये एक एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय के हमारे पास क्या क्या रिलेशनशिप है, हायर डेट, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, नेम, फोन नंबर, वर्क इन डिपार्टमेंट्स। अब देखिए ये डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के दरमियान रिलेशनशिप, वर्क इन का रिलेशनशिप है ना इन दोनों के दरमियान, तो ये हमने इसको डायमंड के साथ शो किया। बाकी जितनी भी हमारे पास एंटिटीज थी उनको हमने इस तरह से शो किया है। अब जो प्राइमरी हमारे पास इसमें से की थी उसको हमने अंडरलाइन कर दिया, प्राइमरी की को हमने अंडरलाइन करना है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपको सिनेरियो गिवन होगा या फिर कुछ एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे, रिलेशनशिप्स गिवन होंगे, नेम जस्ट आपको गिवन होंगे और आपने उसकी इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करनी होगी पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की जरूरत क्यों आई, ये इसके पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इसको भी आपने रीडिंग देनी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिफाइन किया गया। एन ऑब्जेक्ट इज एन अब्स्ट्रैक्शन दैट मॉडल अ सिंगल कॉन्सेप्ट, एन ऑब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग इन अ प्रॉब्लम डोमेन। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस है यहाँ पर तीन, तो आप लोग इसको रीडिंग दे लें तीनों डेफिनेशंस को। और उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, अकॉर्डिंग टू द बुक देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैव स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। अब ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको भी आपने देखना है। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में कोई से दो गिवन हो सकते हैं और बाकी तीसरी आपको खुद आइडेंटिफाई करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट्स की हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। हु इज इट, ये हमारे पास आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं हु इज इट। तो ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। बिहेवियर अब क्या शो करवाता है, व्हाट कैन इट डू, क्या ये करेगा, इसका क्या बिहेवियर होगा, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। व्हाट एन ऑब्जेक्ट कैन डू, क्या वो ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर। देन हमारे पास है स्टेट, स्टेट क्या एक्सप्लेन करेगी, व्हाट डज इट नो, क्या जानता है ये। द कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन एनी मूवमेंट अफेक्टिंग हाउ इट कैन बिहेव, किस तरह से वो बिहेव करेगा। तो ये तीन इसके पॉइंट्स आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स हैं गिवन। ऑब्जेक्ट है, अब देखें आप, पर्सन, आइडेंटिटी उसकी क्या है, अहमद है उसका नाम। बिहेवियर उसका क्या है कि वो वॉक करता है, स्पीक करता है, रीड करता है, ईट करता है, टॉक, थिंक, ये सारे इसके बिहेवियर्स हैं। नेक्स्ट उसके पास स्टेट क्या है, स्टडिंग, रेस्टिंग, क्वालिफाइड, वर्किंग, ये सारे उसके स्टेट्स आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लास। क्लास क्या होता है, क्लास इज एन आइडेंटिफाइड एज, इसको डिफाइन हम करते हैं, द पर्पस ऑफ अ क्लास इज स्पेसिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टू स्पेसिफाई द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स
द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ दोज ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है ऑब्जेक्ट का, उस चीज को ये डिफाइन करता है, उसका पर्पज ही मेन ये है। अब क्लास एक यूनिक आइडेंटिफाई अब्स्ट्रक्शन होती है, दैट इज अ मॉडल ऑफ लॉजिकल रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। द पर्पज ऑफ द क्लास इज स्पेसिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई इंस्टेंस भी हो सकती है, इंस्टेंस ऑफ सम क्लासेस भी हो सकता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंस ऑफ सम क्लासेस, इंस्टेंस आल्सो कैरी कंटेंशंस ऑफ द क्लास टू विच ऑब्जेक्ट्स बिलोंग, जहाँ से ऑब्जेक्ट्स बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल है, कंप्यूटर आर द डोमेन क्लास which can be divided into the following subclasses: laptop, desktop, पान टॉप। अब ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास डोमेन्स हैं किसकी, लैपटॉप्स की। अब देखिए लैपटॉप एक फर्द एक क्लास है और उसकी सब क्लासेस आगे ये इस तरह से एक्सप्लेन की गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 27, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एंड डिजाइन एनालिसिस। यहाँ पर फिर से ऑब्जेक्ट और क्लास की डेफिनेशन आ गई है, इसको आप लोगों ने खुद ही रीड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इनहेरिटेंस आ गया, इनहेरिटेंस का टॉपिक है। अब यूजुअली हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं बाय द फ्रेज इज काइंड ऑफ फ्रेज के साथ हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और ये आपका बहुत दफा एमसीक्यूज आता है कि इनहेरिटेंस इज यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय व्हिच फ्रेज। तो आपके पास फ्रेजेस गिवन होते हैं, तो इज काइंड ऑफ फ्रेज के साथ हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जांपल व्हीकल है। अब व्हीकल हमारे पास क्या क्या है, ट्रक भी हो सकता है, कार भी हो सकता है। अब कार, सेडन, स्पोर्ट्स। नेक्स्ट इसकी ये फर्दर क्लासिफिकेशन आ गई, तो ये हमारे पास बेसिकली इसी तरह हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक क्लास होती है और नेक्स्ट उसकी फर्दर सब क्लासेस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन मींस इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन को हाइड कर देना। For instance, when play button is pressed, the tab is played. However, the actual press of how the tab is played is not visible. कि हम किस तरह से टैब को प्लेड करेंगे वो विजिबल नहीं होता, लेकिन जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो प्लेड हो जाता है या पॉज हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड, उसकी हिडन हो जाती है, उसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे हमारे से हिडन है, लेकिन जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो हमें शो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। देन हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। लेयर ऑफ एन ओनियन मॉडल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब लेयर ऑफ ऑनियन मॉडल यहाँ पर उसकी एक एग्जांपल ली गई है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑपरेशंस कॉल्ड वैलिड ऑपरेशन सिग्नेचर, मैसेज फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट अ सर्विसेज। एक मैसेज होता है फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज के लिए, देन हमारे पास दिस लेयर आएगी, देन दिस फंक्शन परफॉर्म होगा, एंड देन हमारे पास ये इनर और कोर लेयर आपके पास आएगी। तो इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। तो अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, पॉलीमॉर्फिज्म इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज मीनिंग हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसे ग्रीक लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका मीनिंग है हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स, जिसकी मल्टीपल फॉर्म्स होंगी, जैसे ये आपने ऊपर देखा है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबल असाइन डिफरेंट मीनिंग्स टू यूजिंग यूजेज ऑफ समथिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसकी डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इस लेक्चर में इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, CSF, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास CFC की अगर बात की जाए तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो होता है वो डिफरेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होगा। व्हाइल अप्रूविंग एनी ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अप्रूव करते हैं, द मैनेजमेंट में एवल्यूट द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स क्रिटिकल टू द सक्सेस और अ फेलियर। तो अब उसके अंदर कौन कौन सा हमारे पास इंस्टेंस होते हैं, मनी फैक्टर होगा, एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ये आपने इसमें से 3-4 फैक्टर्स जो आपने कर लेने हैं, ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन कभी आए तो आपको पता हो। सोर्सेज ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैव टू एनालाइज एंड एस्टैब्लिश
CFC may be developed from various sources, इसको various sources के साथ develop किया जाता है। Generally 4 major sources इसके हैं। एक हमारे पास industry CFC resulting from specific industry characteristics के लिए हम इसको यूज करते हैं। CFC resulting from the chosen competitive strategy के लिए, and then environmental and then temporal CFC। तो ये इसके 4 फैक्टर मेजर्स हैं। CFC वर्सेस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और इसका डिफरेंस आपने यहाँ पर देखना है। सो यहाँ पर इनका मेन डिफरेंस, ये पहली 2 लाइनें ही आप लोग देख लें तो इसमें आपको पता चल जाएगा। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इज अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और KPI, जबकि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर द एलिमेंट्स दैट आर वाइटल फॉर द स्ट्रेटजी टू बी सक्सेसफुल। स्ट्रेटजीज के लिए हम इसको करते हैं। एंड KPI मेजर्स द अचीवमेंट्स, और KPI जो हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं ये मेजर करते हैं अचीवमेंट्स को। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये आप लोग बेशक रहने दें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है वेरियस कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स के अंदर फॉर द प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, जिसमें हमारे पास स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग है, सेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है एंड वेब बेस्ड इन्वायरमेंट है। ये 3-4 इन्वायरमेंट्स हैं। आगे इनकी सारी डिफरेंस है। सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का डिफरेंस आप लोगों ने खुद देखना है यहाँ से। सेंट्रलाइज और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं इसका डिफरेंस। ये प्रोसेसिंग मैनेज्ड एट वन सर्वर और मल्टीपल मशीन्स। ये डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास मल्टीपल मशीन्स के ऊपर होता है। सेंट्रलाइज जस्ट हमारे पास प्रोसेसिंग एट अ वन सर्वर। लो होता है, ये हमारे पास हाई होता है। देन हमारे पास लिमिटेड डिपेंड्स अपॉन द सेंट्रल मशीन एंड दिस इज फ्लेक्सिबल। डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है। तो इसका ये डिफरेंस आप लोगों ने लाजमी करना है। शॉर्ट लॉन्ग में आ जाता है सेंट्रल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड का डिफरेंस। वेब बेस्ड इन्वायरमेंट VPN इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। वायर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। ये देखिए रिमोट यूजर्स सर्वर और रिमोट यूजर डी, ये इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। अब इंटरनेट, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 29 है, जिसमें हमारे पास है सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो डेफिनेशन मेंशन थ्रेट्स व्हिच कैन बी आइदर। अब थ्रेट्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं एंड लॉजिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल में हमारे पास थेफ्ट, रेन, अर्थक्वेक, डिजास्टर, इस तरह की चीजें आएंगी। एंड लॉजिकल में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस, वायरसेस एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें आएंगी। नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल है, ये आप लोग बेशक छोड़ दें यहाँ पर। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इंश्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करी है तमाम यूजर्स को सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट। ये सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जाती है सीनियर मैनेजमेंट्स के थ्रू। दिस वुड बी मेक एम्प्लॉयज यूजर्स ऑफ IS feel the importance of secure environment in which the IS works and operate untampered। नेक्स्ट इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वही हम लोग देखते हैं। सिक्योरिटी OECD की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिकल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन 1992 इशूड गाइडलाइंस फॉर द सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन्होंने क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी। कब की थी, 1992 के अंदर। सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो यूज करते हैं 3 टर्म्स को। कौन सी 3 टर्म्स हैं वो हमारे पास है, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड देन हमारे पास है इंटीग्रिटी। ये 3 चीजें जो हैं ये प्रोवाइड करती है हमारी सिक्योरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के 3 हमारे पास ये टर्म्स हैं। इनको आपने अच्छे से करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी पूछे जाती हैं, तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी रिलेट करती है प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल एसेट्स। वैल्यूएबल एसेट्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं इसके अंदर अगेंस्ट, उसके किस किस चीज के अगेंस्ट हम इसको यूज करते हैं, लॉसेस के, डिस्क्लोजर्स के और डैमेजेस के। वैल्यूएबल एसेट्स आर द डाटा। अब वैल्यूएबल एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, रिकॉर्डेड, प्रोसेस्ड एंड स्टोर। अब डाटा और इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या चीज होती है, डाटा और इंफॉर्मेशन हमारे पास कोई भी रिकॉर्डेड चीज, प्रोसेस्ड चीज जिसके अंदर जो स्टोर की जा सके, शेयर की जा सके, ट्रांसमिट की जा सके, ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी। And retrieved from the electronic medium, the data or information must be protected against harm from threats that will be lead to its loss। हम डाटा को और इंफॉर्मेशन को उन तमाम चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं जो उसको हार्म होने से या लीड टू इट्स लॉस की तरफ से जाने से हम उसको बचा सकें। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स। अब इंफॉर्मेशन एसेट्स के कौन कौन सी टाइप्स हैं ये आप लोग
देख लें यहाँ पर। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड, अब एसेट्स को सिक्योरिटी पॉलिसी, कंटेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी के जस्ट ये पॉइंट्स एक दो चीजें इसमें से देख लीजिएगा। सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हमारे पास क्या है, conducting security program, there are certain steps which need to undertaken for conducting the security programs। अब कौन कौन से steps है वो major components of the project plan, इसमें से आप लोगों ने just इनके points ही पढ़ने हैं। identification of assets, ranking of assets, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्रेड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये आप लोग कीजिएगा। थ्रेड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, थ्रेड इज सम एक्शंस और इवेंट दैट कैन बी लीड टू लॉस। थ्रेड्स होते हैं वो हमारे पास कोई ऐसी एक्शंस को कहा जाता है या ऐसे इवेंट्स को कहा जाता है जो हमें लॉस की तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये हमारे पास था। यहाँ पर थ्रेड्स आइडेंटिफिकेशन किस तरह की जाए। टाइप्स ऑफ थ्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हुआ है। टाइप्स ऑफ थ्रेड शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफा पूछा गया, आप लोगों ने इसके टाइप्स अच्छे तरीके से करनी है, जिसमें हमारे पास फिजिकल थ्रेड आता है, लॉजिकल आता है, और इनकी आगे फर्दर कैटेगरीज और टाइप्स बताई गई हैं, एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से यहाँ से करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एनालिसिस, इसमें से भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक्हुड डिटर्मिनेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पैक्ट एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रिस्क डिटर्मिनेशन है एंड एक्सपोजर एनालिसिस है। अच्छा, अब ये फेज है, दिस फेज रिलेट्स टू एनालाइज हाउ मच इंफॉर्मेशन एसेट्स आर एक्सपोज, कि हमें कितने इंफॉर्मेशन को, ये डाटा को एक्सपोज करना है, कहाँ पर एक्सपोज करना है। एक्सपोज टू वेरियस थ्रेड्स, अब किस लिए एक्सपोज करना है, टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द लॉस कॉज थ्रू दिस थ्रेड्स। दिस फेज रिलेट्स टू एनालाइज फॉर बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल थ्रेड्स। इस फेज को हम रिलेट कर सकते हैं दोनों थ्रेड्स के साथ, जो कि हमने ऊपर इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। Now there are the four steps followed while analyzing the exposure। अब exposure को एनालाइज करने के लिए हम फोर स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब वो फोर स्टेप्स कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपने देखने, फिगर आउट वेदर देयर आर एनी फिजिकल और लॉजिकल कंट्रोल इन प्लेस, कोई फिजिकल और लॉजिकल कंट्रोल है इसमें, हमने ये आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है। देन हमने करना है हाउ रिलायबल आर दीज कंट्रोल्स, कितने रिलायबल हैं ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड ऑकरेंस ऑफ द थ्रेड्स कैन बी सक्सेसफुल अगेंस्ट दीज कंट्रोल्स। नेक्स्ट है हाउ मच लॉस कैन अकर ड्यू टू द थ्रेट बीइंग सक्सेसफुल, तो कितना हमें लॉस होगा जब हमारा थ्रेट जो है वो सक्सेसफुल होता है अगर। तो ये सारी चीजें हमने इसमें चेक करनी है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, इनको भी आपने करना है। ऑकरेंस ऑफ थ्रेट्स, थ्रेट्स की ऑकरेंस के भी कुछ पॉइंट्स मेंशन है। ये पॉइंट्स वाले सारे क्वेश्चन आपने तकरीबन तकरीबन करने हैं। कंप्यूटिंग एक्सपेक्टेड लॉस, अब in fourth step of explorer analysis the amount of expected loss is computed through the following formula। अब हमने ऊपर कुछ इसके रूल्स पढ़े थे, उसमें जो हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा है हाउ मच का, तो वो हमने देखना है। हाउ मच को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, ये देखिए हाउ मच लॉस कैन बी अकर। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर ये फार्मूला बनाया, ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई बाय डी। अब ए क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस, बी हमारे पास है चांसेस इन परसेंटेज ऑफ थ्रेट ऑकरेंस, सी हमारे पास है चांसेस इन परसेंटेज ऑफ थ्रेट बीइंग सक्सेसफुल, एंड डी हमारे पास है लॉस व्हिच कैन बी अकर वंस द थ्रेट इज सक्सेसफुल। तो ये सारे इसके पॉइंट्स और ये फार्मूला आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। एंड यहाँ लेक्चर नंबर 30 तक आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे, बाकी सारे लेक्चर्स हम 31 टू 45 ऑनवर्ड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मैंने एक पास्ट पेपर भी डिस्कस किया है कि उस पास्ट पेपर में किस तरह से आपका CS 507 का पेपर आता है। एक पास्ट पेपर पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके तमाम चीजें निकाल के बताई हुई है, और यहाँ मैंने साथ साथ भी आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन में क्या चीजें आ सकती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या चीजें आ सकती हैं। और अगर आप फर्दर वो पेपर भी देख लेते हैं तो आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि CS 507 का फाइनल टर्म का पेपर आपका किस तरह से आएगा। तो आपके साथ मजीद चीजें क्लियर होंगी, जितना आपका माइंड क्लियर होगा, पेपर को आपने प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज किया होगा कि किस तरह से पेपर्स आ रहे हैं, और फिर उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका पेपर होप्स हो के बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड जो शॉर्ट टर्म में प्रिपरेशन करें उनके लिए ये वीडियो ज्यादा हेल्पफुल है, और जिन्होंने बहुत डीप स्टडी करनी है वो ये वीडियो लेक्चर अगर वो ले चुके हैं तो वो साथ अपने पास पेपर्स भी करें, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की वीडियोस भी करें। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपको ये जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।